हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर सेकंड में। ठीक है, लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने पढ़ लिया था और एक हमने ओवरऑल उसका चैप्टर का क्या देख लिया था, रिव्यू देख लिया था कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है और किस तरीके से आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो तरीके के सेल भी हमने डिस्कस किए थे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, तो आज हम जो आपके विद्युत अपघटनी सेल है उसके बारे में आज हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना भाई, तो हेडिंग लगा लो अपनी कॉपी में सबसे पहले, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, अपघटनी सेल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहली बात भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पहली बात क्या याद रखोगे कि इस प्रकार के सेल में विद्युत ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होगा? रासायनिक ऊर्जा में। यानी समझना बात को, कोई केमिकल रिएक्शन है वो अपने आप नहीं हो रही, तो उसको करवाने के लिए हम क्या देंगे? वहां पर एनर्जी देंगे। तो उस एनर्जी देने से वो वहां पर क्या होगा भाई? रिएक्शन होने लग जाएगी, और केमिकल रिएक्शन होगी तो एनर्जी जो रिलीज होगी उसी को हम क्या बोल देंगे? केमिकल एनर्जी। समझ रहे हो आप बात को? लाइट इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट है, हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और लाइटिक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेकिंग। ठीक है, लाइटिक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, ब्रेकिंग। यानी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ोगे और तोड़कर उनकी क्या होगी? फिर केमिकल रिएक्शन होगी। यानी इनडायरेक्ट वे में कहने का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करोगे? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करोगे। तो यहां पर आप सबसे पहले जब भी आपको परिभाषा पूछे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसको बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल किसको बोलते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि इस सेल में विद्युत ऊर्जा का किसमें परिवर्तन होता है भाई? विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अब आपको यहां पर एनर्जी देनी पड़ रही है, आपको यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है, तो क्या ये रिएक्शन अपने आप हो रही है? आप कहोगे नहीं सर, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमको ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो आप क्या कहोगे? यह किस प्रकार की युक्ति है, यह किस प्रकार का सेल है, यानी इसमें किस प्रकार का प्रक्रम होता है? इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम होता है, यानी स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम होता है। तो अगली लाइन आप इसमें क्या लिखोगे? इन सेलों में स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी इन सेलों में जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? स्वतः अप्रवर्तित। और मैं इसको अगर वैसे लिखूं तो क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस यानी ऐसी रिएक्शन जो अपने आप नहीं होती, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, वो रिएक्शन जिनको अपने आप प्रोसीजर नहीं होती, हमको करवानी पड़ती है। तो 11वीं क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रखा है भाई कि जो भी आपकी अभिक्रियाएं जो अस्वतः प्रवर्तित होती हैं, या मैं कहूं कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं, उनके लिए जो डेल्टा जी का मान है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी का मान कैसा होता है भाई? धनात्मक होता है। ठीक है, ये बात आप पढ़ोगे। और अगर स्पॉन्टेनियस होगी, अगर अपने आप हो रही होगी, स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया होंगी, तो डेल्टा जी का मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी का मान 0 होता है। ये सारी चीजें हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। वापस से मैं आपको इसको पूरा डेरिवेशन करके बताऊं कि क्यों होता है, तो वो कोई इससे कोई मतलब है नहीं। ठीक है भाई, तो पहली बात क्या याद रखोगे कि वे सेल जिनमें विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ऐसे सेलों को हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि इन सेलों में जो प्रक्रम पाया जाता है वो स्वतः अप्रवर्तित रिएक्शन टाइप होती हैं इसमें। यानी इनके लिए जो डेल्टा जी का मान है, जो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान है, डेल्टा जी किसको बताता है भाई? गिब्स मुक्त ऊर्जा। जो गिब्स मुक्त ऊर्जा के मान है वो कैसे होते हैं भाई? धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये दो बात लिखोगे, फिर इसके बाद मैं इसको आपको सेल का डायग्राम बनाता हूं। तो इन दोनों बातों को लिख लो, फिर हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। लिख लिया? ठीक है, बना दूं? चलो, वैसे नीचे भी बना सकते हैं अपन, लेकिन बड़ा सा चित्र बनाएंगे जिससे अपन को सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना। तो देखो, एक बीकर ले लिया आपने, टेढ़ा हो गया, चलो इसको सीधा करते हैं बिल्कुल।
हाँ, एक बीकर ले लिया भैया आपने। अब आपको करना क्या है, इस बीकर में आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना है। हमने कोई भी विद्युत अपघट्य इसमें ले लिया, ठीक है। और विद्युत अपघट्य के तौर पर आप NaCl ले सकते हो, HCl ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। विद्युत अपघट्य क्या है भाई, पढ़ रखा है हमने, आयनिक बॉन्ड होगा इनके बीच में, आयनों में टूट जाएंगे, ठीक है। और इसमें आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिए, 2 इलेक्ट्रोड आपने इसके अंदर डुबा दिए भाई, ठीक है, ये डुबा दिए। और एक को जोड़ दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को जोड़ दिया नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। बैटरी है ये आपकी, और यहां पर एक जगह पॉजिटिव टर्मिनल और एक जगह नेगेटिव, ठीक है। बड़े वाले को जनरली पॉजिटिव से दिखाना है और जो छोटा आपका डंडा है उसको नेगेटिव से दिखाओगे, ठीक है। यहां पर आपने क्या लगा रखी है भाई, बैटरी लगा रखी है, और ये आपने अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर रखा है, ठीक है। और इसके अंदर आपने जो विद्युत अपघट्य लिया है वो लिया है आपने HCl। कौन सा लिया है, HCl, ठीक है भाई। अब यहां पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या कहेंगे, एनोड। लेकिन ये परिभाषा मैं बदल भी दूंगा आपकी, ऐसे याद कतई नहीं रखोगे आप कि पॉजिटिव एनोड है और नेगेटिव कैथोड है, ठीक है। ये कहानी बदल जाएगी जब हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, बताऊंगा क्यों बदलेगी। कैथोड, ठीक है। यहां पर एनोड पर आपको एक चीज सदैव याद रखनी है कि एनोड पर सदैव क्या होगा भाई, ऑक्सीकरण, ठीक है। चाहे कोई सा भी सेल हो, एनोड पर सदैव क्या होगा, ऑक्सीकरण। और चाहे कोई सा भी सेल हो, कैथोड पर सदैव क्या होगा, कैथोड पर सदैव होगा अपचयन, ठीक है। क्या बात याद रखोगे, कैथोड पर सदैव क्या होगा, अपचयन होगा। और यहां पर आपने क्या भर रखा है भाई, विद्युत अपघट्य भर रखा है। और विद्युत अपघट्य के तौर पर आपने, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर आपने किसको लिया है, HCl को, ठीक है। तो होगा क्या, HCl को लिया है तो H+ आयन बनेंगे और Cl- बनेंगे, यानी कुछ इस तरीके से प्लस वाले आयन बनेंगे और कुछ इस तरीके से आपके माइनस वाले आयन भी बनेंगे, ठीक है। यही कहानी होगी भाई, ठीक है ना, यही कहानी होगी। अब प्लस वाले आयन तो आपके किस तरफ जाएंगे, प्लस वाले आयन किस तरफ जाएंगे, आपके कैथोड की तरफ, ठीक है। तो हमने साइन अलग बना दिए, हम इसको इस तरीके से कर देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस इधर आ जाएंगे और ये प्लस वाले इधर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एनोड कैसा है आपका, यहां पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा भाई, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और कैथोड नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। यहां पर जो कैथोड है वो कैसा है, नेगेटिव है, और यहां पर जो एनोड है वो कैसा है आपका, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहां पर ये नेगेटिव यहां से यहां इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी Cl- आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, एनोड की तरफ। और H+ आयन किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, H+ आयन अट्रैक्ट होंगे आपके कैथोड की तरफ, ठीक है। और आपको अगर मैं बताऊं तो माइनस का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और देगा तो यहां पर इस इलेक्ट्रोड में क्या आ जाएंगे भाई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा माइनस चार्ज को गेन करेगी। तो फटाफट इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, प्लस वाले, यानी H+ आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और आपको पता है प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास, वो क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है। यानी इस रॉड के ऊपर, इस वाली रॉड के ऊपर आपका कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहां पर कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव वाले आयंस अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो वो यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से जाएगा, इस तरीके से यहां से जाता हुआ इस तरफ आएगा, यानी आपका कैथोड से चला और कैथोड से चढ़कर इस तरफ से आपका एनोड की तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका परिपथ होगा। अब एक बात यहां पर मैं और करूंगा, एक बात यहां पर आप क्या याद रखोगे कि ये जो इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड आपने किसके बनाए हैं, प्लैटिनम के, जो कैसे हैं आपके अक्रिय, यानी ये कोई तरीके की रिएक्शन नहीं करेंगे। सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो कहानी बदल जाएगी, ठीक है ना। वो चीज भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी इतना सा आप याद रखो कि यहां पर जो आपने इलेक्ट्रोड लिया है वो कैसा है, अक्रिय। और किसका इलेक्ट्रोड लिया है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है। ये वाला भी प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है और ये वाला भी आपका प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। अब यहां पर जो ऋणायन है उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, ऋणायन को अपन इंग्लिश में कहते हैं एनायन, ठीक है। तो एनायन अट्रैक्ट होता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या रखा, एनोड, ठीक है। और ये रहा आपका क्या, धनायन। और धनायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, धनायन को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कैटायन। तो कैटायन अट्रैक्ट होता है, इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, कैथोड, ठीक है ना। एक चीज और आप याद रखोगे कि ये क्या है आपका विद्युत अपघटनी टैंक, जिस पात्र में यह अभिक्रिया हो रही है, जिस बीकर में, ठीक है, ये क्या है आपका विद्युत अपघटनी टैंक। और ये कैसा है भाई, ये कुचालक है,
ठीक है। कुचालक का मतलब आपने कांच का बना रखा होगा, प्लास्टिक का बना रखा होगा, चीनी मिट्टी, किसी का भी जो कुचालक आपका पदार्थ है, ठीक है ना। क्यों करा है? क्योंकि आप रिएक्शन करवा रहे हो, भाई गलती से टच हो गया, ठीक है ना, तो हो जाएगी हालत खरी, बाहर खड़े, ठीक है। तो इस वजह से आपके लिए क्या है, यहां पर जो आपने टैंक लिया है, ये कैसा लिया है? इंसुलेटर लिया है, विद्युत का कुचालक लिया है, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम है वो किसका है भाई? विद्युत अपघटनी सेल का। किसका है डायग्राम? विद्युत अपघटनी सेल का, ठीक है। तो बना लो पहले इस डायग्राम को। चलो मैं यहां पे केमिकल रिएक्शन भी बता ही देता हूं, ठीक है, एक ही साथ इसको लिख लोगे। तो यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होती है, सबसे पहले आप किस पर चेक करोगे भाई? एनोड पर। तो एनोड पर आपको अभिक्रिया देखनी है पहले। तो एनोड पर आप देख रहे हो, एनोड पर कौन आ रहा है? माइनस वाला। यानी अगर हम HCl को डिसोसिएट करें तो आप सबको पता है H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होगा ये, ठीक है। तो माइनस यानी जो क्लोराइड आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? एनोड की तरफ, ठीक है। और आपको पता है एनोड पर हमेशा और हमेशा, मैंने क्या बताया आपको, क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण होगा। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई? ऑक्सीकरण में आपका होगा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। और अगर हम अपचयन की बात करें, अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलोगे? अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन। अगर आप अपचयन की बात करोगे तो अपचयन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई? ग्रहण होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा। और ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, ठीक है। तो यहां हमें पता है एनोड पर क्या करवाना है हमें? एनोड पर करवाना है हमें क्या करवाना है? ऑक्सीकरण, यानी इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। तो Cl जो है आपका, Cl जो माइनस है, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल के आपका क्या बना देता है? हाफ Cl2 बना देता है भाई। क्योंकि हमें पता है कि जो क्लोरीन गैस है वो कैसी है? डाइएटोमिक, द्विपरमाणुक है। इस वजह से, या आप इसकी संतुलित अभिक्रिया ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 क्लोराइड ले लो तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने निकल जाएंगे आपके? 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और दोनों क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे? क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। और अगर हम कैथोड पर अभिक्रिया देखें, अगर हम कैथोड पर अभिक्रिया देखें तो कैथोड पर आप सबको पता है कैथोड पर क्या हो रहा है भाई? कैथोड पर हो रहा है अपचयन। तो कैथोड पर कौन जा रहा है? H प्लस आयन। कौन जा रहा है? H प्लस आयन। तो कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना। तो जो H प्लस आयन है, अब यहां भी हम कितने H प्लस आयन ले लेते हैं? 2 भाई। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निष्कासित हुए हैं तो ग्रहण भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे। तो 2 H प्लस आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सी गैस बना दी भाई? H2 गैस बना दी। यानी हम कहेंगे कि जो कैथोड है उस पर तो कौन सी गैस मुक्त होगी? कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी भाई? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? एनोड पर आपकी क्लोरीन गैस मुक्त होगी, ठीक है। बात आ गई समझ में? डायग्राम बनाओ और ये सेल अभिक्रिया लिख लो। सेल रिएक्शन, सेल अभिक्रिया, ठीक है। लिखो भाई इसको। वीडियो को पॉज करके आप आसानी से लिख सकते हो, ठीक है भाई। मिटा दें इसको, मिटा दें, चले। चलो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके हाथ में मोबाइल है भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको लग रहा है कि अगर ज्यादा स्पीड है तो आपके पास ऑप्शन भी होता है स्पीड कम करने का, आप वहां से स्पीड को कम कर सकते हो। या आपको लग रहा है कि स्पीड कम है तो ऑप्शन से आप स्पीड को ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी है उसका हमको भरपूर लाभ उठाना है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। सेल रिएक्शन हमने पढ़ ली, ठीक है। अब इसकी थ्योरी आप क्या लिखोगे? तो थ्योरी को मैं आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थ्योरी आप मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे थ्योरी में? देखो भाई, वोल्टामीटर में आपने क्या लिया है भाई? डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल को आप वोल्टामीटर भी कह सकते हो। तो घबराना मत के सर ने क्या नया शब्द बोल दिया, वोल्टामीटर या विद्युत अपघटनी सेल, बात एक ही है, विद्युत अपघटनी सेल। इसमें आपने क्या किया है भाई? इसमें आपने डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन ले लिया और डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन आपने इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसमें लिया। तो यहां पर जो आपके धनायन हैं वो कहां जाएंगे? आपके धनायन जाएंगे कैथोड की तरफ, और जो ऋणायन हैं, ऋणायन आपके किस तरफ आएंगे भाई? एनोड की तरफ। और जो इलेक्ट्रोड आपने लगाए हैं वो इलेक्ट्रोड किसके लगाए हैं? आपने
प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड आपने लगाए हैं, इलेक्ट्रोड लगाए प्लेटिनम के, जो कैसी प्रकृति का होता है भाई, इनर्ट प्रकृति का होता है, यानी रिएक्शन किसी भी तरीके की नहीं करता, ठीक है, आपके सेल के अंदर। तो अक्रिय आपने क्या लिए, इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड आपके प्लेटिनम के हैं। और एक बात और याद रखोगे कि इसमें जो एनोड है वो कैसा है आपका, पॉजिटिवली चार्ज, और जो इसमें कैथोड है वो आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। ये हमेशा परिभाषा रट के याद नहीं रखोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखोगे कि एनोड पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर हमेशा और हमेशा क्या होगा भाई, आपका रिडक्शन, ठीक है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये चीजें आपको फिक्स कर दी गई हैं, ठीक है। तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण करवाना है और कैथोड पर हमेशा क्या करवाना है भाई, रिडक्शन करवाना है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे किसके अंतर्गत भाई, आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंतर्गत, विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत। अब आपने यहां पर पढ़ा कि हमने बताया कि भाई आपका जो एनोड है वहां पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और जो आपका कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो अब ये जो गैस मुक्त हो रही है, ये कितनी मात्रा इसकी गैस की मुक्त हो रही है, तो इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे अगले नियम, और वो नियम दिए थे आपको फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, फैराडे के नियम, ठीक है। क्योंकि ये जो आपकी गैसें निकल रही हैं, जो आपके पदार्थ जो मुक्त हो रहे हैं, उनकी कितनी मात्रा मुक्त हो रही है, इस मात्रा को ज्ञात करने के लिए जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं भाई, फैराडे नियम को लिखते हैं, ठीक है। तो फैराडे नियम कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे फैराडे लॉ, फैराडे के नियम। और फैराडे के नियम में सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है फैराडे का प्रथम नियम। तो हेडिंग लगाओ फैराडे का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। देखना भाई फर्स्ट लॉ के अंतर्गत इन्होंने क्या बात कही। इसको आप विद्युत अपघटन के नियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको विद्युत अपघटन के नियम बोले या फैराडे के नियम बोले, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बात है उसको समझना, ठीक है भाई। पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है भाई, विद्युत अपघट्य के दौरान, विद्युत अपघट्य के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है, ठीक है। समझना भाई क्या कह रहा है ये लो, ये लो ये कह रहा है आपने कि आपने कोई भी आपका जो सेल बनाया है, तो इस सेल पर आप जितनी इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे, जितनी आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, उतना ही यहां पर आपको क्या मिलेगा, पदार्थ मिलेगा। यानी उतना ही पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर क्या होगा, मुक्त होगा। समझ रहे हो बात को। यानी जो मुक्त होने वाला पदार्थ है वो किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के। जितनी विद्युत धारा की मात्रा प्रवाहित की है आपने, उतना ही आपका पदार्थ इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होगा, उतनी ही गैसें आपकी इन इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होंगी, या जो भी पदार्थ है तो वो पदार्थ भी उतना ही यहां पर मुक्त होगा जितनी आपने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। ये लो क्या है आपका फर्स्ट लो। अगर आपने कम विद्युत धारा प्रवाहित की है तो जो आपका पदार्थ जो निक्षेपित होगा या मुक्त होगा उसकी मात्रा भी कम होगी। अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित की है तो प्रवाह जो मुक्त आपका हो रहा है इन इलेक्ट्रोडों पर, जो इन इलेक्ट्रोडों पर यहां पर जो आपकी गैस मुक्त हो रही थी ना, जैसे वहां पर हमने बात की थी कि एनोड पर तो आपकी क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है और कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो इनकी गैस की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती है भाई, विद्युत धारा की, ठीक है। जितनी विद्युत धारा आपने प्रवाहित की है उतना ही आपका क्या होगा भाई, पदार्थ आपका यहां पर निक्षेपित होगा, मुक्त होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है यहां पर Q, ठीक है। Q क्या है भाई, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, या आप इसको आवेश भी कह सकते हो। तो यहां पर Q क्या है, Q है प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा, विद्युत धारा की मात्रा, या आप इसको आवेश भी कह सकते हो। और आवेश बराबर क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड। और सेकंड का मतलब क्या है, टाइम, टाइम को अपन टी से दिखाएंगे, ठीक है। एम्पियर हो गया और ये सेकंड हो गया, तो ठीक है। क्यू बराबर वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं। तो क्या आएगा, W समानुपाती हो जाएगा किसके,
IT के, ठीक है। और अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ये बात हमको पता है। और कांस्टेंट यहां पर क्या है, Z यहां पर क्या है भाई, Z यहां पर क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल वैलेंट, ठीक है। तो पहले तो आप इस फॉर्मूले को लिखोगे कि W बराबर क्या है आपका ZIT, ठीक है। ये सारे मान आप लिखो एक बार, ठीक है, लिख लिया। W यहां पर क्या है, मुक्त पदार्थ की मात्रा, W क्या है यहां पर, मुक्त पदार्थ की मात्रा। और मुक्त पदार्थ की मात्रा किसमें है भाई, ग्राम में, ठीक है। और Q बराबर आपको पता है आवेश है, तो इसकी इकाई क्या होती है, कूलाम, ठीक है। Q की इकाई क्या है भाई, कूलाम। और कूलाम को अगर हम विस्तार करते हैं तो क्या आता है, एम्पियर और सेकंड इनवर्स। तो इसको हिंदी में ही लिख देते हैं अपन, एम्पियर और सेकंड, ठीक है, सेकंड इनवर्स नहीं, सेकंड, ठीक है। तो कूलाम को विस्तार करोगे और एम्पियर सेकंड आएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर क्या कहें कि यदि आपका जो I का मान है वो क्या है आपका 1 एम्पियर, और आपका जो टाइम है वो अगर आपका 1 सेकंड हो, तो यहां पर 1 रखेंगे, यहां पर 1 रखेंगे, 1 का गुणा 1 से करोगे 1 ही आएगा, और 1 का गुणा Z से करोगे तो क्या आएगा, Z ही आएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, W बराबर क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और Z हमारा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। लिख लेना आप इसको, ये किसका है, Z का नाम है, ठीक है। और Z को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। अब देखना, हमने क्या बोला कि जब हमने विद्युत की मात्रा 1 एम्पियर और हमने जो आपका टाइम है वो 1 सेकंड तक अगर प्रवाहित किया है, तो जो आपका W है वो किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। अब देखो, अब हम यहां से Z की भी परिभाषा लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछ ले विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, तो उसकी भी आप परिभाषा लिख सकते हो। क्या कहोगे कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं भाई, उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। परिभाषा लिख भी देता हूं, क्या लिखोगे, विद्युत अपघट्य के विलयन में, विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा, 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। समझ गए, क्योंकि हमने जो यहां पर मान है वो कितना रखा था, 1 एम्पियर 1 सेकंड। तो हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा जो है वो 1 एम्पियर विद्युत धारा को अगर हम 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो वहां पर जो उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा है उसी को हम उस पदार्थ का क्या कहेंगे भाई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और इस विद्युत रासायनिक तुल्यांक को प्रदर्शित किससे कर रहे हैं हम, Z से कर रहे हैं, ठीक है। कई बुक में आपको कोई अलग कांस्टेंट भी मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पूरी ओवरऑल कहानी को आप एक बार लिख लो, फिर हम देखो मैं इसका एक परिवर्तित रूप भी आपको मैं बता देता हूं, ठीक है। आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आप यहां देख लो, समीकरण एक को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं, निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इस एक को आप एक तरीके से और व्यक्त कर सकते हो। W बराबर क्या लिखोगे आप, E/96500 I इंटू टी, ठीक है। ये चीज भी आप याद रखोगे, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि Z बराबर E/96500 कैसे आया, इसको बताऊंगा, घबराओ मत। लेकिन अभी इतना सा समझ लेना कि भाई इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी जो Z है आपका वो क्या है आपका E/96500, ठीक है। और E बराबर यहां पर क्या है, E बराबर यहां पर है तुल्यांकी भार, E बराबर क्या है यहां पर, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो कहां से लिखना स्टार्ट करोगे, यहां से लिखना स्टार्ट करोगे भाई। पूरा लिखने के बाद आप इस चीज को लिखोगे, ठीक है। तो एक बार इसको लिखो, फिर आगे की बात करता हूं। इसको मिटा के लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलें आगे, चलो ठीक है। तो यहां पर हमारा जो
प्रथम नियम आया वो क्या आया, ये चीज याद रखोगे, W बराबर ZIT। ठीक है, Z क्या है, वैल्यू याद रखोगे, W क्या है आपका मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में, I बराबर विद्युत धारा एम्पियर में, T बराबर हो गया आपका सेकंड। और सेकंड की वैल्यू याद रखना, क्योंकि कई जगह पर आपको मिनट दे रखा होगा, तो आपको याद रखना है कि आपको मिनट पुट नहीं करना, आपको क्या पुट करना है भाई, सेकंड। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर आपको मिनट दे रखा है तो उसका 60 से गुणा करके आप उसको किस में परिवर्तित कर लोगे, सेकंड में परिवर्तित कर लोगे। अब अगर आपसे कोई Z की यूनिट पूछ ले तो W बराबर क्या होता है, ZIT। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, WIT। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, IT बराबर क्या होता है, Q, विद्युत आवेश। ठीक है ना, तो W किस में है भाई, ग्राम में। ठीक है, नीचे ये क्या है, एम्पियर, और ये क्या है, सेकंड। ठीक है, और ग्राम में, और नीचे Q किस में आता है भाई, कूलाम में। तो इसकी यूनिट देखो क्या हो सकती है, इसकी यूनिट हो सकती है ग्राम। अब एम्पियर ऊपर जाएगा तो एम्पियर इनवर्स हो जाएगा, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और या दूसरी यूनिट क्या हो सकती है, ग्राम और कूलाम इनवर्स। ठीक है, कूलाम को आप C से भी दिखा देते हो, तो आपको ये यूनिट भी मिल जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखोगे इसकी यूनिट को, ग्राम, एम्पियर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या कंपटीशन एग्जाम में कहीं आपको कूलाम इनवर्स भी मिल जाए तो भी ये बात सही है। ठीक है, तो ये यूनिट लिख लो, यूनिट ऑफ Z। ठीक है, Z की यूनिट आपसे एक नंबर में पूछ ले तो इन दोनों में से कोई भी एक लिखे आओ, दोनों ही आपकी सही है। ठीक है, चलो लिख लो इनकी बात, आगे की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा खत्म है, सेकंड लॉ की बात करते हैं भाई। सेकंड लॉ, तो अगली हेडिंग लगाओगे आप फैराडे का द्वितीय नियम। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, द्वितीय नियम की कहानी देखो, मैं बताता हूं आपको क्या किया। अब कि समान विद्युत धारा को विभिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में प्रवाहित किया। जैसे दो अलग अलग आपके मान के चलो विद्युत अपघट्य के आपके सेल हैं, और इन विद्युत अपघट्य के दो अलग अलग सेल में क्या किया गया भाई, समान मात्रा में क्या प्रवाहित की गई, विद्युत धारा प्रवाहित की गई। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोडों पर जो आपका मुक्त पदार्थ की जो मात्रा थी, जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा थी, वो किसके बराबर आई भाई, किसके समानुपाती आई, वो तुल्यांकी भार के समानुपाती आई। क्या बोला मैंने, स्टेटमेंट दोबारा से सुनना, कि जब समान विद्युत धारा को, सेम इलेक्ट्रिसिटी को, समान विद्युत आवेश को जब आपने विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर, विभिन्न विद्युत अपघट्य सेलों पर जब आपने प्रवाहित किया, तो यहां पर जो पदार्थ की जो निक्षेपित मात्रा थी, जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा थी, वो किसके समानुपाती आई भाई, उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती आई। ये चीज आपको किसने बताई, फैराडे के द्वितीय नियम ने। तो आप स्टेटमेंट लिखोगे, पहले स्टेटमेंट क्या लिखोगे, देखो स्टेटमेंट लिखोगे आप, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार। जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, अब जो इलेक्ट्रोडों पर अलग अलग पदार्थ हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी, क्या लिखोगे, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, यानी जो पदार्थ की जो मात्रा आपकी जो W थी, वो किसके समानुपाती है भाई, उनके तुल्यांकी भारों के।
ठीक है, और तुल्यांकी भार को हम किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर विभिन्न विद्युत अपघट्य सेल लिए आपने, तो हम बोल लेते हैं कि दो अलग अलग विद्युत अपघट्य सेल लिए हैं जिनमें जो आपके तुल्यांकी द्रव्यमान है वो क्या है, E1 और E2, और जो उनके भार हैं या मैं कहूं जो पदार्थ की मात्रा है, जो मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, W1 एवं W2। तो देखो हम इसको लिखेंगे, यदि किन्हीं दो सेल से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 व W2 है, वह इनके तुल्यांकी भार क्रमशः क्या है भाई, E1 व E2 है। तो हमें पता है W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, E के, तो W1 और W2 बराबर होंगे किसके, E1 और E2 के। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट तो कट जाएगा तो बराबर का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए भाई, द्वितीय नियम के लिए, फैराडे के द्वितीय नियम के लिए। अब यहां पर देखो, पहले तो यहां तक चीज लिखो, फिर मैं आपको लिखा देता हूं। E बराबर आपको पता ही है, E बराबर यहां पर क्या है, तुल्यांकी भार है। ठीक है, एक चीज इसको और समझो। ठीक है, आगे की कहानी अब करेंगे। ये तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो 11वीं क्लास में पढ़ भी रखा है, एक बार दोबारा से सुन लो। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट एक तरीका बता देता हूं। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर E बराबर M बटा N। M बराबर क्या है आपका, मोलर भार या मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान में आपने वैलेंसी फैक्टर N का भाग लगा रखा है। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या है, सब चीज को बता देता हूं एक ही फॉर्मूले में। E बराबर क्या होगा आपका, मोलर भार या परमाणु भार, कुछ भी कह लो आप, एक तत्व है तो परमाणु भार, और अगर आपके यौगिक हैं तो क्या हो जाएगा, मोलर भार। ठीक है, तो E बराबर क्या होगा, मोलर भार बटा दिए गए H+ आयनों की संख्या, OH- आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, या वैलेंसी फैक्टर, या ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, और लिख देता हूं ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन। ठीक है, किसी का भी भाग लगा दो तो आपका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई रिएक्शन हो रही है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। ऑक्जेलेट आयन है जो ऑक्जेलिक अम्ल से बनता है, तो यहां पर दिए गए H+ आयनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो नीचे आप किसका भाग लगा दोगे, मोलर भार में 2 का भाग लगा दोगे। सपोज आपके जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मैं कहूं कि आपके यहां से आपके मान के चलो Na+ है, या मैं बोल दूं ये रहा आपका Cl- है, और आपने देखा था अभी के 2 Cl- आयन हैं, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन मुक्त करके क्या बना देते हैं, क्लोरीन गैस मुक्त बना देते हैं। तो दिए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। तो नीचे किसका भाग लगा दोगे, 2 का भाग लगा दोगे। वैसे जब मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया था, जब मैंने आपको, तो उसमें एक नॉर्मलता आई थी, एक सांद्रता की इकाई, तो वहां भी मैंने जो तुल्यांकी भार है उसको बहुत डिटेल से बता रखा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी आप एक इस चीज को याद रखो, तो इससे सारे तुल्यांकी भार निकल जाएंगे। ठीक है, किसी के भी हो। यहां हम जनरली किसकी बात करेंगे भाई, इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नीचे जितने इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हो रही है उसका भाग लगा देना परमाणु भार या मोलर भार में, तो आपका क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बताने की थी। आप इसको चाहो तो लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले, फिर बाद में मिटा के एक बात और बताता हूं। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे की बात करता हूं। तो तुल्यांकी भार आप याद रखोगे आप सिंपल वे में, E बराबर क्या होगा, M/N, और N का मतलब जितने इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने आपने त्यागे हैं, ग्रहण किए हैं, उसका भाग लगा दोगे। ठीक है, और हम प्रथम नियम से क्या लिख सकते हैं भाई, प्रथम नियम से हमको W का मान पता है। प्रथम नियम से हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, ZIT, तो W1 बराबर क्या हो जाएगा, Z1IT, और W2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2IT। इनके मान इसमें डाल दो, तो क्या लिखेंगे हम, Z1IT बटे Z2IT बराबर होगा किसके, E1 और E2 के। अब IT से IT कट गया, तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं भाई के Z1 बटा Z2 बराबर होगा E1 बटा E2 के। ठीक है, ये हम बात कह सकते हैं। तो यहां से एक स्टेटमेंट निकल के आया आपका कि जो Z है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, E के है। किसके प्रोपोर्शनल है, E के। और यहां से आपको क्वेश्चन उठा चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं कैसे उठा चुका है। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि Z आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, और Z को हमने क्या नाम दिया था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो हम क्या कहेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक
तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। और तुल्यांकी भार को और आप किस नाम से जानते हो? तुल्यांकी भार को आप रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हो। तो ठीक है, आप यहां पे क्या लिखोगे स्टेटमेंट कि फैराडे के द्वितीय नियम से आपको क्या बात पता चली? आपको पता चला कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को और क्या बोल सकते हो? रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं बोला उसने कि फैराडे के द्वितीय नियम को बताओ। ठीक है, ऐसे नहीं पूछा। कैसे पूछा आपको कि बताइए, सिद्ध कीजिए कि जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ठीक है, अब बच्चा क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक में कंफ्यूज में आ जाता है। तो आप अब कंफ्यूज में आप नहीं आओगे। तुल्यांकी भार को और क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, और जेड को हम क्या बोलते हैं? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इस नियम से आपको क्या बात पता चली कि जो किसी पदार्थ का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वो किसके समानुपाती होता है? तुल्यांकी भार के या रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक है, सारी कहानी को आप लिख लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा भाई, जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं और आगे पूछ सकता है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक एक न्यूमेरिकल को बड़े आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो पहले इस बात को। लिख लिया? अब देखो हमने क्या किया, प्रैक्टिकल किया, और प्रैक्टिकल करके हमको एक कॉमन बात पता चली। कौन सी कॉमन बात पता चली हमको? देखो, जब हमने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो हमें एक बात पता चली कि प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को मुक्त करने हेतु 96500 कूलाम विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है, जिसे 1 फैराडे कहा जाता है। ठीक है, जब हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल करे तो हमको एक बात पता चली कि अगर हमको 1 ग्राम तुल्यांकी भार पदार्थ को क्या करवाना है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त करवाना है, तो हमें जो विद्युत धारा की मात्रा, जो आवेश की मात्रा हमें देनी पड़ती है, वो कितने कूलाम आवेश हमें देना होता है? 96500 कूलाम आवेश हमको देना पड़ता है। और इस 96500 कूलाम आवेश को ही हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे। यानी 1 फैराडे बराबर क्या होगा? 1 फैराडे बराबर क्या होगा? 96500। तो कभी कभी आपसे फैराडे भी पूछ लेता है, तो आप फैराडे की भी डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, पहले इस डेफिनेशन को लिखो। तो यहां से हमने वो पहला वाला स्टेटमेंट लिखा था। क्या लिखा था हमने? ZW बराबर ZIT होता है। तो Z बराबर आपको पता चल गया कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को, और तुल्यांक पदार्थ को किससे? E से दिखाते हैं। इसको मुक्त करने हेतु कितने आवेश की मात्रा चाहिए? कितने आवेश कूलाम की मात्रा चाहिए? 96500 कूलाम की मात्रा चाहिए। तो यहां से हमने लिखा था ये फॉर्मूला W बराबर E बटे 96500 IT। ठीक है, उसको वहां पर हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से हम इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे की बात करते हैं। देखना, तो फैराडे की आपसे परिभाषा पूछ ले तो आप क्या लिखोगे? विद्युत की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को मुक्त की जगह एक वर्ड आपको निक्षेपित भी मिल सकता है, तो घबराना नहीं। निक्षेपित का मतलब जमा होना, इलेक्ट्रोड के वहां जमा होना। ठीक है, उस चीज का, या मुक्त होना, दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है। क्या लिखा? विद्युत की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को मुक्त करने हेतु आवश्यक हो फैराडे कहलाती है।
और हमें पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट को अगर मुक्त करना है तो कितने आवेश की आवश्यकता होगी, 96500 कूलाम की आवेश। तो अगर 1 फेराडे बोले तो इसको लिख देना, फेराडे बोले इसको लिख देना, ज्यादा कोई अंतर वाली बात नहीं है। अब क्या किया गया, जो आपके वर्तमान में है, पहले तो हम जो कंपेयर करते थे फेराडे नियम को वो किससे करते थे, हम तुल्यांकी भार से करते थे, ठीक है ना भैया। लेकिन जो वर्तमान की अगर हम बात करें तो जो तुल्यांकी भार को हटा के वर्तमान में जो फेराडे नियम को संबंधित किया जाता है वो किससे किया जाता है भाई, मोल अवधारणा से रिलेटेड किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि वर्तमान में जो आपके फेराडे का द्वितीय नियम है उसमें तुल्यांकी भार को किससे प्रतिस्थापित कर दिया, आपको मोल से, यानी मोल अवधारणा से उस चीज को समझा रखा है। तो मोल अवधारणा के बेस पर अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या लिखोगे, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अभिक्रिया के दौरान विनिमय किए गए मोल इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होता है, ठीक है। देखो भाई सेकंड लॉ की कहानी है ना, तो वहीं तक खत्म हो गई थी जब हमने लिख दिया था Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E है। लेकिन ये एडिशनल चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी। बोर्ड में तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, जो मैंने आपको बता दिया कि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E कैसे है, वहां से पूछ सकता है, या आपको पूछ लेगा फेराडे का द्वितीय नियम क्या है भाई, स्टेटमेंट तो सीधा सीधा पूछ लेगा, ठीक है। या आपको न्यूमेरिकल पूछेगा तो न्यूमेरिकल में आपको हेल्प हो, इस वजह से मैं ये सारी चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी बात हमने क्या कही कि भाई मोल अवधारणा के बेस पर क्या डेफिनेशन हुई कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा अभिक्रिया के दौरान विनिमय किए गए मोल इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होती है। यानी जितने मोल पदार्थों का इलेक्ट्रॉनों पर निक्षेपण हुआ है वो किसके समानुपाती होगा, कि कितने मोल इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी हो रही है। और एक मोल बराबर आपको पता है किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहां से जो अगर हम एक फेराडे को लिखें तो एक फेराडे जो है वो किसके समानुपाती है भाई, या मैं कहूं बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो एक फेराडे है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। अगली बात हम यहां से क्या कहेंगे, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। तो यहां से जो अगली बात जो हमारी काम की है वो हम क्या लिखेंगे कि जो 1 मोल जो आपका, या मैं कहूं एक जो फेराडे है उसका जो मान है वो किसके तुल्य होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है भाई एक फेराडे का मान। चेक भी कर लेते हैं, मोल बराबर क्या होता है Na, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और Na बराबर क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या बराबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो एक फेराडे जब आप देखोगे तो क्या देखोगे 96485 के समथिंग आपका क्या आता है, वैल्यू आती है भाई, ठीक है। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हम लिखते हैं वो कितनी लिखते हैं 96500 कूलम, ठीक है। और पर मोल लिया है तो आप मोल इनवर्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वैल्यूज जो है अब वो आपकी निकल के आती है एक फेराडे के लिए, ठीक है। तो आप अब से एक फेराडे के लिए क्या याद रखोगे, एक फेराडे बराबर क्या होता है 96500 कूलम। तो इस बात को लिख लो जो मैंने यहां पर आपको एक फेराडे को बताया है। आगे फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, जो आपको एग्जाम में पूछ रखा है भाई, 2018 या 17 में पूछ रखा है, ठीक है। देखना क्या न्यूमेरिकल पूछा है, एज इट इज आपकी बुक से उठा लिया था। केवल बुक में आपका 10 मिनट दे रखा था टाइम, और एग्जामिनर ने 10 मिनट को 20 मिनट कर दिया, सिर्फ इतना सा अंतर किया और कोई अंतर नहीं किया। देखना भाई न्यूमेरिकल लिखता हूं आपके लिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिया, और ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ लिया गया है भाई 2018 में। सिर्फ चेंज कौन सा था कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था उसमें 10 मिनट की जगह क्या रख दिया था, 20 मिनट रख दिया, सिर्फ इतना सा अंतर, बाकी सारी चीजें समान, ठीक है। तो देखो गिवन डेटा आपको क्या है कि एक कॉपर सल्फेट का आपका पास विलयन है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में आपने जो धारा प्रवाहित की है वो कितनी है 1.5 एम्पियर है, ठीक है भाई। अब 1.5 एम्पियर की धारा को आपने 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया है, यानी विलयन के अंदर आपने 1.5 एम्पियर की धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया है, ठीक है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, आपको पता है कैथोड पर क्या आएगा भाई पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहां जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। तो कैथोड पर जो द्रव्यमान है वो कितना आपको प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैं आपको इसको एक बार
डायग्राम से बताता हूं। यह आपका डायग्राम था भाई, इसमें आपका सेल बन रहा था विद्युत अपघटनी, यहां पर आपकी बैटरी लगी हुई थी और कॉपर सल्फेट का विलयन था, और यह आपका कैथोड है, और कैथोड आप सबको पता है कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहां पर कौन जा रहे हैं, Cu2+ आयन जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि मैंने भाई ये सॉल्यूशन के अंदर मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की वो कितनी की, 1.5 एम्पियर, ठीक है, और 1.5 एम्पियर मैंने यहां पर 10 मिनट तक अप्लाई की। तो मुझे बताओ कि जो कैथोड है उस पर कितना कॉपर मुझे मिलेगा, कितना कॉपर निक्षेपित होगा, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, समझ गए। तो आसानी से हम बता सकते हैं भाई, कॉपर की मात्रा हमको बतानी है तो बता दो, प्रथम नियम से प्रथम नियम लगा देंगे भाई। W बराबर क्या होता है बताओ, W बराबर क्या होता है, ZIT, और W बराबर हमको पता है Z बराबर क्या होता है, E/96500 IT, ठीक है। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन क्या होती है, कॉपर 2+ है, आपको पता है कैथोड पर अभिक्रिया होगी, क्योंकि प्लस वाला कहां जाएगा, कैथोड पर जाएगा, और कैथोड पर क्या होता है, अपचयन। कैथोड पर क्या होता है बच्चों, अपचयन, और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। 2+ चार्ज होगा क्योंकि CuSO4 है, तो आपको पता है सल्फेट पर कितना होगा, 2-, अरे यहां पर CuSO4 है भाई, सल्फेट पर कितना होगा, 2-, तो कॉपर पर क्या होगा, 2+ होगा। और 2+ को अगर उदासीन करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये किस में बदल जाएगा भाई, कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी आपकी है, यानी यहां पर जो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 2। और मैंने आपको बताया तुल्यांकी भार कैसे निकालना है भाई, परमाणु भार में n का भाग 2, और n बराबर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो m में हम किसका भाग दे देंगे, 2 का। और जो कॉपर का जो परमाणु भार है, याद रहे कॉपर का परमाणु भार कितना होता है, कॉपर का परमाणु भार होता है 63, ठीक है। तो कॉपर के परमाणु भार यानी 63 में आप 2 का भाग लगाओ तो कितना आ जाएगा, 31.5 आ जाएगा। तो 31.5 आपका क्या आ गया, तुल्यांकी भार आ गया, ठीक है। तो उठा के यहां रख दो तुल्यांकी भार को, कितना 31.5 बटा 96500, एम्पियर कितना दे रखा है, 1.5 एम्पियर, और टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट। अब अगर आपने 10 मिनट रख दिया तो यही आपका क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टाइम आपको किस में रखना है, सेकंड में। तो 10 का गुणा कर दो किससे, 60 से, तो कितनी सेकंड हो गई भाई, 600 सेकंड हो गई। तो इसका गुणा करो आप, 1.5 गुणा 600 सेकंड। अब आपको पता है कि यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और जोड़ बाकी गुणा भाग करो, आपका आंसर आपके सामने। तो 15 छक्की कितना हुआ, 90, पॉइंट का 1 क्या कट जाएगा, 0, तो 90 में से 1 क्या रह जाएगा, 0 हट जाएगा आपका, और क्या रह जाएगा, 9। तो 31.5 गुणा 9, नीचे क्या आ जाएगा, 965, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 283.5 बटे 965, ठीक है, 965, ठीक है। और जब इसको जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो 0.293 आपके पास क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा। तो जब आपने 1.5 एम्पियर विद्युत धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया तो जो आपको कॉपर की मात्रा मिलेगी वो कितनी मात्रा मिलेगी, 0.293 ग्राम आपको कॉपर का मिलेगा, ठीक है। समझ में आ चुका होगा आपको न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। एक बार इसको करो, फिर एक न्यूमेरिकल आपको और करवाता हूं, ठीक है। लिख लिया भाई, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। एक न्यूमेरिकल आपको और बताता हूं, देखना भाई इसको भी, चलो ठीक है। थोड़ा सा आप परमाणु भार याद रखोगे, वैसे मैं आपको कुछ तत्वों का बता दूंगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा था कि ऊपर आई बटन पर मैंने दे रखा है आपके लिए, ठीक है, सारे पूरी पीरियोडिक टेबल के जितने भी तत्व उनके परमाणु भार दे रखे हैं। तो चलो भाई मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं, देखना भाई बच्चों, एक न्यूमेरिकल मैंने आपको और लिख दिया है। देखो क्या पूछ रहा है इसमें कि कॉपर +2 है आपके पास एक आयन, उसके 0.20 मोल को आपको Cu में अपचयित करना है, ठीक है। यानी कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन देके आप अपचयित कर दोगे, ठीक है। करने के लिए 10 एम्पियर विद्युत धारा को आपने दिया है, विद्युत धारा की मात्रा कितनी है, 10 एम्पियर। कितने समय तक, समय पूछ रहा है आपसे कि कितने समय तक मैं प्रवाहित करूं 10 एम्पियर की विद्युत धारा को, कि मुझे कॉपर जो 2+ है उसके जो 0.20 मोल है वो आपके क्या हो जाए, कॉपर में अपचयित हो जाए, ठीक है। समझ गए आप, क्वेश्चन को समझ गए कि 10 एम्पियर की जो मेरे पास विद्युत धारा है मैं उसको कितने समय तक प्रवाहित करूं कि जो कॉपर 2+ के जो 0.20 मोल है उनका क्या हो जाए, अपचयन हो जाए, और वो अपचयित होकर किस में बदल जाए, कॉपर सॉलिड में बदल जाए, ठीक है। तो आपको अभिक्रिया तो पता ही है, अभी अभी मैंने लिखाया है
कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है, और कैथोड पर अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन वाली। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो कॉपर +2 क्या करेगा, कॉपर +2 जलीय है भाई, एक्वस है, एक्वस के अंदर ही जाके आयनों में टूटते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर ये क्या बना लेता है, सॉलिड बना लेता है कॉपर। ठीक है, अब हमको पता है भाई W बराबर क्या होता है, ZIT होता है। W बराबर E/96500 IT होता है। अब हमको यहां पर टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण गुणा कर दो, W गुणा 96500 और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, E × I। ठीक है, तुल्यांकी भार अभी अभी हमने निकाला था, E बराबर क्या होता है, M/2, M बराबर क्या है 63/2, तो बराबर क्या आ जाएगा 31.5। ठीक है, अभी अभी निकाला है हमने, इससे जस्ट प्रीवियस वाले न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब यहां पर हमने E का मान लिखा लिया, सारे मान रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, हाँ एक चीज और, यहां पर भार नहीं दे रखा भाई, मुक्त पदार्थ का भार नहीं दे रखा, भार की जगह क्या दे रखा है, इसने मोल दे रखा है। तो आप सबको पता है मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है भाई, भार बटा अणुभार। तो यहां से हम भार निकाल सकते हैं, भार बराबर क्या हो जाएगा, मोल का गुणा कर देंगे हम किससे, अणुभार से। ठीक है, अब अणु तो है नहीं, यहां परमाणु है, तो परमाणु भार हो जाएगा। मोल कितना है, मोल है आपके पास 0.20। ठीक है, अणुभार कितना है भाई, अणुभार कितना है, कॉपर का कितना है 63, तो 63 का गुणा 2 से कर दो तो क्या आ जाएगा, 12.6 आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 12.6 आ गया भाई ये आपका, तो भार आ गया आपका 12.6 ग्राम। लो भाई यहां से भार भी मिल गया। अब सारी वैल्यू को यहां पे रखो, आंसर करो, जोड़ बाकी गुणा भाग आंसर। टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका 12.6 ग्राम गुणा 96500 बटे ई बराबर कितना है आपका 31.5। ठीक है, तुल्यांकी भार, ई बराबर क्या है, तुल्यांकी भार। एम्पियर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, एम्पियर साफ साफ दे रखा है आपको 10 एम्पियर। इसका जोड़ बाकी गुणा भाग करो और आंसर आपके पास। तो जब हम जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1215900, और आपको पता है यहाँ पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो 315, 1 0 से 1 0 यहां से आप काट दोगे, नीचे क्या बचेगा, 315 बचेगा। ठीक है, तो जब आप इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3860 क्या आ जाएंगी आपके पास, मिनट आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी भाई, मिनट आ जाएंगी। ठीक है ना, तो अब इसको आपको किस में बदलना है, सॉरी मिनट थोड़ी, हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं ना टाइम को, तो ये किस में आ जाएगा आपका, सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन आपको प्रतियोगिकी परीक्षाओं में सेकंड में आपको ना मिले, आपको ऑप्शन मिले मिनट में, तो मिनट के लिए आप किसका भाग लगा दोगे, 60 का भाग लगा दोगे। तो अगर आपको मिनट में लिखना है तो आप 60 का भाग लगा दो, तो जब आप 60 का भाग लगा दोगे तो जो मिनट में आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 64.33 मिनट। और अगर सेकंड में आंसर पूछ रहा है तो सेकंड कितनी आएंगी, 3860 सेकंड। ठीक है भाई, तो इसको एक बार आप लिख लो, इसको वीडियो को पॉज करोगे और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लोगे। ठीक है भाई, तो आपको जो न्यूमेरिकल पूछेगा वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा। ठीक है, फैराडे नियम से अगर आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आपका आराम से न्यूमेरिकल हो जाएगा। कुछ 1-2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल में आपको आपका जो नोट्स आपको मिलेंगे मैं उसमें भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो आज की आपकी क्लास है उसमें आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अगर वीडियो को समझ में आया तो बढ़िया से शेयर कर दो आपके सहपाठियों के साथ, और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।